हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नदियों का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मतलब दूसरी क्लास है नदियों। ठीक है, तो नदियों में बहुत इंपॉर्टेंट नदी आज पढ़ेंगे जिसके प्रश्न बार बार घुमा फिरा के इधर उधर से कि एग्जाम में देते ही देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 2019 की जो एग्जाम हुई थी, अभी जो इसमें 20 में हुई थी 19 की, तो उसमें चंबल नदी का एक क्वेश्चन आया था, जो से कि चंबल नदी बनाती है, क्या बनाती है और क्या प्रश्न आया था, ये पूरा अभी बताऊंगा, मैं पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप बस एक ही काम कीजिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। और बस इससे पहले आपको एक काम करना है कि आपके पास कोई सा भी मध्य प्रदेश का मैप हो, आप अपने पास रख लीजिए, उसके बाद वीडियो को आप देखते जाइए। ठीक है, आपको हर चीज पूरी क्लियर होगी, एक एक चीज पूरी क्लियर होगी, बस ये है कि आप मैप पास में रखें। ठीक है, उसके बाद हो सके तो मैप, ये वाला मैप आप वीडियो देखने के बाद में या फिर बीच में वीडियो को रोक के आप बना लें, उसके बाद समझते जाएंगे, आपको एक एक चीज पूरी क्लियर होगी। तो आए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम चंबल नदी, ठीक है, पहली जो नेक्स्ट जो अगली क्लास हुई जो हो चुकी है, ठीक है, फर्स्ट भाग में उसमें नर्मदा नदी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा था। आज चंबल नदी और ताप्ती नदी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चंबल नदी, ठीक है, तो चंबल नदी का जो पौराणिक नाम है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो पौराणिक नाम है वो है धर्मावती। ठीक है, क्या है? धर्मावती। तो इस चंबल नदी का पौराणिक नाम, ये डाटा कहाँ से लिया गया है ये आपको मैं बता दूं, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो प्रकाशित बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसी में दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो सकता है आपको अलग बुक में कुछ अलग भी मिल सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट बुक की बुक से लिया गया डाटा है। ठीक है, इसलिए एग्जाम वाले भी अधिकतर किसको, गवर्नमेंट की जो बुक है उनको ही सबसे पहले मान्यता देंगे। तो वहां से अपने को ज्यादा से ध्यान रखना है। तो पौराणिक नाम है धर्मावती। ठीक है, उसके बाद में फिर अब हम बात करें कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, इंदौर है। इंदौर के पास में महू है। तो इंदौर के पास में महू है। महू में जानापाव पहाड़ी है। ठीक है, इंदौर के पास में महू में कहा से, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और आपको साथ में ये भी बता दो कि जानापाव पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो 854 मीटर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जानापाव पहाड़ी, ठीक है, कितनी है, जानापाव पहाड़ी है 854 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 854 मीटर। ठीक है, ये मत बोल देना कि किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर फिर बहुत उल्टा काम हो जाएगा, तो किलोमीटर नहीं होगा, क्या है, मीटर में। तो ये है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पे 854 मीटर। ठीक, ये है। तो इंदौर से, ठीक है, इंदौर के पास महू में कहाँ पे, जानापाव पहाड़ी। तो जानापाव पहाड़ी यहाँ पे लिख देता हूँ, जानापाव पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी ये है। तो जानापाव पहाड़ी से निकलती है और किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है, अब ये देख लें। तो कहाँ से निकलती है, इंदौर के पास महू से। ठीक है, तो इंदौर में तो प्रवाहित होगी सही। उसके बाद में फिर कहाँ पे, उसके बाद में फिर जाएगी कहाँ पे, जैसे धार के बाद उज्जैन, रतलाम के बाद फिर कहाँ पे इंटर करेगी, मंदसौर में। देखे यहाँ पे ये, तो यहाँ से इधर से यहाँ पे धार, और ये मैं थोड़ा सा नदी थोड़ी सी इधर की साइड बना दी मैंने, एकदम से कि सही तो बनी भी नहीं है, बस आपको समझना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे महू, इंदौर के पास में इंदौर, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या है, धार के बाद उज्जैन के बाद रतलाम के बाद यहाँ पे मंदसौर के बाद में नीमच, उसके बाद में इधर आ जाएगा कोटा, बूंदी। ठीक है, राजस्थान में पड़ते बूंदी। तो इस तरीके से यहाँ पे जाती है। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे मध्य प्रदेश की सीमा पे बहती है, फिर श्योपुर, उसके बाद में इधर मुरैना, फिर भिंड, उसके बाद में फिर प्रवेश कहाँ पे करती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में इटावा से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक इटावा नामक जगह है। ठीक है, एक प्रकार से उस स्थान का नाम है, या फिर एक शहर मान लो, तो उस स्थान का नाम है इटावा। इटावा से कितने किलोमीटर दूरी पर, 38 किलोमीटर दूरी पर। ठीक, तो इटावा से कितना, 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी में मिल जाती है।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। चंबल नदी, तो चंबल नदी की ये कहानी जहां से निकली, जहां पे मिली, समाप्त हुई, वहां तक की पूरी ये कहानी, ठीक। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें और क्लियर रखें। और इस पर बहुत सारे ऐसे जलाशय भी बने हैं जो आपको एक एक पूरा परियोजना वगैरह पूरे पढ़ाऊंगा। सागर वगैरह बने हैं, गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर भी से यहाँ पे बना है मंदसौर में। उसके बाद में इधर आगे चित्तौड़, इधर आगे बढ़ेंगे राजस्थान में, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर बना है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो कोटा बैराज मतलब कोटा सागर बांध बना हुआ है, ठीक। तो इन बांध के बारे में पूरा डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे यमुना नदी, ये अपना चंबल नदी की जो जहां से स्टार्टिंग हुई थी, जहां पे खत्म हुई, ये पूरी कहानी अपने कंप्लीट की, पूरा सीधा आपको बताया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में अब इसका जो प्रश्न बनते हैं वो से कुछ बता देता हूं मैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गड्ढों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, या सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो वो कौन सी नदी है, तो वो कौन सी नदी है, उत्तर क्या आएगा, चंबल नदी, ठीक है। उत्तर क्या आएगा, चंबल नदी। तो ये चंबल नदी को ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो से कि बीहड़ अधिकतर चंबल नदी बनाती है, कहाँ पर बनाती है, तो ये भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में, मतलब ये वाले क्षेत्र में, यहाँ पर, ठीक, ये क्षेत्र में यहाँ पर ये बीहड़ बनाती है, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो फिर दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो बीहड़ है, ये बीहड़ में से कि इसके आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ से मान लो से कोई रोड गुजर रहा है, रोड कोई जा रहा है, रास्ते जा रहे हैं, तो वहां से यदि कोई से कि लोग निकलते हैं या फिर इस तरीके से, तो वहां पे चोरी चपाटा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चोर लोग होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, यहाँ पे बीहड़ मतलब इन गड्ढों में यहाँ पे छिप के बैठे रहते हैं और लूटपाट करते हैं। तो इस तरीके से चोरी को अंजाम देने वाली जो नदी है, ये कौन सी है, चंबल नदी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बीहड़ों का एक क्लियर होगा। फिर अब इसके बाद देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये है कि चंबल नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। चंबल नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, वो कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। कहाँ पर है ये, कोटा के पास में, कोटा के पास में कहाँ पर है, कोटा मंडल है, इसके मंडल में कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़, इसके पास में, भैंसरोडगढ़ के पास में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर लास्ट अगला पॉइंट, सहायक नदियां। इसकी चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब बता दूं आपको यहाँ पे कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखें तो काली सिंध नदी। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो ये देवास के बागली पहाड़ियों से निकलती है, बागली से निकलती है, ठीक, कहाँ, देवास। तो ये इनके बारे में फिर बाद में अलग डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, अलग अलग नदी के बारे में। अभी केवल सहायक नदियों के नाम आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो काली सिंध नदी, उसके बाद इधर पार्वती नदी, पार्वती नदी के बाद में इधर यहाँ से इधर सिंध नदी भी जाती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ये सिंध नदी इधर जाती है, तो सिंध। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो नदियां हैं, ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। बनास नदी भी इसमें आ जाएगी, बनास, ठीक है। तो ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये इनकी नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं, क्लियर है। फिर से बता दे रहा हूँ, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, उसके बाद में सिंध नदी, ठीक। तो इतनी केवल आपको याद रखना है, ठीक। तो क्लियर है। अब दूसरा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रश्न ये बनेगा, आपके सामने प्रश्न बन के आएगा। प्रश्न बनेगा कि यमुना नदी के दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। या फिर यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो दक्षिण की ओर से मिलती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ पे चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण की ओर से मिलती है, ठीक, क्लियर है। तो इसको याद ध्यान रखना है। अब तो चंबल नदी का पूरा डाटा लगभग पूरा कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। उसके बाद में अब बढ़ते हैं हम दूसरी अगली नदी की ओर। और अगली नदी यहाँ पर है, वो कौन सी लेते हैं हम, ताप्ती नदी, ठीक है। अगली कौन सी है, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीजें और बता दो यहाँ पे। चंबल में यहाँ पर
ठीक है, ये मंदसौर है इधर। यहाँ पर गांधी सागर बांध है, इसको याद रखना अच्छी तरीके से, गांधी सागर जो एमपी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में निकल जाती है नदी, तो राजस्थान में चित्तौड़ के पास में जो पड़ता है वो कौन सा है, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप कहाँ के थे, राजस्थान के थे, चित्तौड़ उनका गढ़ था मेन, तो चित्तौड़ में क्या है, वहां पे ये राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर जैसे निकलेगा, इधर की साइड क्या है, राणा प्रताप सागर है। तो इस तरीके से उसके बाद फिर नदी थोड़ी सी टर्न लेगी और कोटा में प्रवेश करेगी। तो कोटा में कोटा बैराज है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन यहाँ पे सागर है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना। जब परियोजनाएं पढ़ाऊंगा तो इनकी परियोजनाओं को भी पूरी बताऊंगा कि इन सागरों में परियोजनाएं भी संचालित की जा रही है, ठीक है। ये अब देखें हम ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी, इसका उद्गम स्थान और क्या है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि उतने ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि ताप्ती नदी क्या है, कहाँ से निकली है और कहाँ पे जाके मिलती है, ठीक है। ताप्ती नदी कई जगह लिखा मिलेगा आपको तापी नदी, ठीक है। कई जगह तापी नदी भी मिलेगा, कई जगह ताप्ती नदी भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ पे ताप्ती नदी कहाँ से निकलती, सबसे पहले ये बता दें, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती, तो आप देखो यहाँ पे मैप में, और मैप में आप यदि से आपके पास जो पॉलिटिकल मैप होगा उसमें देखना कि यहाँ पे कौन सा जिला है। तो यहाँ पे जिला कौन सा है, बैतूल जिला है, ठीक है। कौन सा जिला है, बैतूल जिला है। तो ये बैतूल से निकलती है, ठीक है, बैतूल, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बैतूल, ये बैतूल जिला। बैतूल जिले में कहां से, तो मुल्तई से निकलती, मुल्तई नामक स्थान से निकलती, ठीक है। तो मुल्तई, इसमें लिख दे रहा हूं यहाँ पे मुल्तई, ठीक है, मुल्तई। ये पूरा अच्छे तरीके से आपको याद रखना, डिटेल में पढ़ा। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में, बैतूल जिले के मुल्तई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थान या उद्गम होता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे लगभग 724 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है। कितना, 724, 724, ठीक है, इतना किलोमीटर लंबा है। कहीं कहीं आपको 726 किलोमीटर भी मिलेगा, ठीक है, किसी किसी बुक में। तो ये है। अब ये एमपी में बहती है, उसके बाद फिर कहां पर बहती है, गुजरात में बहती है, ठीक है। तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र को टच करते हुए जाती है। तो अब इसकी लंबाई 724 है। उसके बाद में ये प्रवाहित होती है, स्टार्टिंग होती है, उद्गमन इसका है कहां पर, एमपी में, और अंत कहां पर होगा ये देखें। तो अंत कहां पर होगा इसका, तो अंत होगा खंबात की खाड़ी, मतलब अरब सागर में होगा। जो जैसे कि नर्मदा नदी का मैंने बताया था, खंबात की खाड़ी, ठीक है, भरूच के पास में। तो भरूच गुजरात में कहां पर है, तो ऊपर है थोड़ा सा, मान लो कि ये है, ठीक है, ये। तो यहाँ पे मान लो कि भरूच है, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये क्या है, भरूच है, ये भरूच है। तो नर्मदा नदी किस तरीके से आती है यहाँ पे और ये गिरती है, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी है। उसके बाद इसी के समानांतर बहने वाली एक नदी कौन सी है, जो ताप्ती नदी है। और यहाँ पे ताप्ती नदी कहाँ पे, किस शहर के पास से अरब सागर में मिलती है, खंबात की खाड़ी में। तो ये है यहाँ पे सूरत है, ठीक है, क्या है, सूरत। तो सूरत ये भी गुजरात में है, और यहाँ पे भरूच है। तो भरूच भी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक। तो नर्मदा नदी भरूच से खंबात की खाड़ी में मिलती है, और ताप्ती नदी यहाँ पे सूरत के पास से खंबात की खाड़ी, मतलब इधर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। अरब सागर में ये मिलती है। और दोनों ही नदियां, ये दो ही नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं ये जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ये पूरी मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरी इंडिया की ले सकते हैं कि दो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सब की सब अधिकतर जो इंडिया की एमपी की सारी नदियां या तो उत्तर की साइड बहती है या फिर पूर्व की साइड बहती है, ठीक। ये तो क्लियर हुआ कहां पर गिरती है, कितना किलोमीटर लंबी है, कहां से उसका उद्गम स्थल है, ठीक। तो ये है। उसके बाद में और फिर यहाँ पे हम देख लेंगे इसका नाम वगैरह। अब इसमें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसी ताप्ती नदी का जो लास्ट प्रश्न बनता है वो ये है कि ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है। ये प्रश्न इसका लास्ट है जो इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कौन सा है वो,
मध्य प्रदेश का शहर जो सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। ठीक है, तो बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक, तो इसको ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ताप्ती नदी का काम हमारा फिनिश होता है, खत्म होता है। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से मैप से अच्छी तरीके से एक चीज पूरी पढ़ी है। अब इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगली नदियों के बारे में। और कौन सी नदियां पढ़ेंगे? सोन नदी, ठीक है, उसके बाद बेतवा नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में टॉन्स नदी और केन नदी, इनके बारे में फिर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें क्योंकि उनको भी सीखना मिलेगा। यदि वो सीखेंगे तो वही आपको धन्यवाद देंगे। आप बस किसी और की हेल्प करना न भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।